ईरान और यूएई के बीच बढ़ता तनाव अब चिंता बढ़ाने वाला है और इधर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद खाड़ी में जंग का खतरा अभी टला नहीं है। और ऐसे में भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में न्योता भेजा है। अब सवाल यह है कि दो दुश्मन देशों के बीच एक मंच से भारत कैसे संतुलन बनाएगा। क्या भारत दोनों के बीच बैलेंस कर पाएगा? आज इस पर बात करेंगे। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से ऐलाने जंग किया है। 15 साल की बंगाल सरकार को सत्ता से बाहर करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है और बंगाल में किसी और को ना आने देना ममता बनर्जी की शपथ है। लेकिन ये दोनों के लिए बन गया है अब अग्निपथ। चार्जशीट में कितने चार्ज ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं, कैसे अटैक किए गए हैं, आज इस पर बात करेंगे। और इधर नीतीश कुमार का अनुभव और निशांत कुमार का विजन, क्या जेडीयू के अंदर कोई नया बदलाव लाने जा रहा है? कुछ ऐसी आहट बिहार की राजनीति से आ रही है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? उमेश कुशवाहा के एक बयान ने यहाँ सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो क्या तैयारी हो रही है टीम निशांत की और क्या बदलने वाला है बिहार का नेतृत्व, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके चलते खाड़ी में जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो चुकी है। अमेरिका ने मरीन कमांडो बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों में तैनात करना भी शुरू कर दिया है। इसके चलते संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच खतरा अभी टला नहीं है। मीडिया सूत्रों का कहना है कि अगर अमेरिका ज़मीनी सेना भेजता है तो उसका जवाब यूएई भी देगा। इस तनाव का असर सिर्फ खाड़ी देशों में नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के देशों में इसका असर देखने को मिलेगा। अब बंद हो रहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण यूएई, भारत जैसे कई देश ऐसे हैं जो आपूर्ति और व्यापार पर जिनके असर हो रहा है। भारत ने इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते ईरान, यूएई और सऊदी अरब को आगामी बैठक और शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा है। भारत उम्मीद कर रहा है कि इन बैठकों से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को कम करने पर सहमति बनेगी। हालांकि भारत ने अब तक ईरान की मांग को स्वीकार नहीं किया है कि ब्रिक्स मंच से अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की जाए। इसका कारण यह है कि ईरान की कार्रवाई से प्रभावित दो ब्रिक्स सदस्य यूएई और सऊदी अरब भारत के करीबी दोस्त हैं। ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक मई में और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर में आयोजित होने जा रहा है। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। अब भारत उम्मीद कर रहा है कि ये बैठकें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त कार्रवाई और तनाव को कम करने के लिए अहम रणनीति तय करने का एक मौका दें। रूस की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा है कि ये बैठकें ब्रिक्स की दुनिया में भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण अवसर होंगी। हालांकि इस तनावपूर्ण स्थिति में भारत के लिए ईरान और अबू धाबी के बीच संतुलन बनाए रखना और उस पर बयान जारी करना एक बड़ी चुनौती होगा। ब्रिक्स की बैठकें वर्चुअल नहीं होंगी, इसलिए इन देशों को हिस्सा लेने के लिए भारत आना पड़ेगा। और इस समय दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या भारत दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना पाएगा। तो क्या भारत ब्रिक्स मंच से इस संघर्ष को काबू करने में सफल हो पाएगा? क्या भारत में जंग की संभावना कम होगी या फिर बढ़ेगी? इस बहुपक्षीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा पर हमारी भी नज़र रहेगी। और इधर बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां चुनावी लड़ाई अब तेज हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल से हुंकार भरते हुए ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ के बड़े आरोप लगाए हैं। शाह ने बंगाल की धरती से काले कारनामों का चिट्ठा जनता के सामने रखा। एक एक करके ममता सरकार की बखिया उधेड़ने का काम आज गृह मंत्री ने किया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा की जनता की चार्जशीट बुक का विमोचन किया गया। शाह ने कहा, यह सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि बंगाल की जनता की चार्जशीट है। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, घुसपैठ के आरोप लगाए, बढ़ते अपराधों के आरोप लगाए और कानून व्यवस्था पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि 15 साल की टीएमसी शासन का इतिहास दागदार है। ममता सरकार ने जनता से कई चुनावी वादे किए थे, मुफ्त बिजली देने का, विकास का, युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया।
अब शाह ने चुनाव को भय बनाम भरोसे वाला बताया है और भाजपा पूरे राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। शाह ने राज्य में घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला बताया। उन्होंने मौजूदा न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया। ये कहा कि ममता बनर्जी की विक्टिम कार्ड वाली राजनीति अब जनता नहीं चलने देगी। तो कुल मिलाकर शाह ने जनता को विकास का भरोसा दिलाया, रोजगार का विश्वास दिलाया और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का वादा दिया। तो अमित शाह ने अपनी तरफ से तो जनता को, वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बात करते हैं इस पर टीएमसी ने क्या दिया। इधर अमित शाह के दौरे से ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ है। अपनी सरकार बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने रानीगंज में एक रैली को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर रघुनाथगंज में दंगे भड़काने को लेकर के बड़ा आरोप लगाया, तोड़ फोड़ कराने को लेकर के बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर अवैध कोयला खदानों से धन कमाने वाला बताया। उन्होंने जनता से अपील की कि सब एकजुट होकर टीएमसी का साथ दें और उन्होंने चेतावनी भी दी कि भाजपा की कोशिशें बेमानी साबित होंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, विपक्षी दलों को एकजुट कर दिल्ली में भी भाजपा को चुनौती देना है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची के नाम हटाए जाने की कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की गई है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो चुकी है। भाजपा 2026 में सत्ता में आने का दावा करती है, जबकि टीएमसी अपने समर्थकों को चेतावनी देती है कि कोई भी अवैध कदम न चले। इनके मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और युवाओं के लिए योजनाएं। चुनाव आयोग और मतदाता सूची विवाद इसमें जमकर इस चुनाव में देखा जा रहा है। 2026 का चुनाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये राजनीतिक टकराव राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दोनों दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जनता की नज़रें अब इनके वादों पर हैं, इनके दावों पर हैं। और ममता बनर्जी भाजपा पर दंगे भड़काने का जहां आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा 15 साल की सत्ता में भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कौन अपने वोटर्स तक सही बात सही समय तक पहुंचा पाता है। और आइए आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां राजनीति इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। देखा जाए तो जेडीयू के भीतर भी काफी खलबली मची हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता अब कई सवाल खड़े कर रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ऐलान किया है कि अप्रैल में पार्टी का नया संगठन तैयार होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। सूत्रों की माने तो इस बार संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं और नए चेहरों को मौका भी दिया जाएगा। सबसे खास बात, इस पूरी कवायद में टीम निशांत की चर्चा ज्यादा हो रही है। वैसे भी कहावत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। हाल के दिनों में निशांत कुमार लगातार पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे हैं, युवा विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क बना रहे हैं। यानी एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ नया विजन। क्या जेडीयू इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है? पार्टी के अंदर की तस्वीर तो ये बता रही है कि जेडीयू अब सिर्फ पुराने नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि नए चेहरों को आगे लाना चाहती है, नई रणनीति पर काम करना चाहती है और नए लोगों के साथ नए आइडियाज़ पर भी काम करना चाहती है। हालांकि खुलकर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन टीम निशांत की चर्चा इस समय सबसे ज़्यादा तेज है और बहस का विषय भी बनी हुई है कि क्या बिहार को जल्द ही नया कोई नेतृत्व मिलने वाला है। उमेश कुशवाहा का कहना है कि पार्टी को ज़मीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, संगठन को विस्तार दिया जाएगा। तो साफ है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जेडीयू अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। इस बीच नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों ने सियासत को और गर्मा दिया। अगर नीतीश दिल्ली की राजनीति का रुख करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ जाएगी। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और इसे संभावित नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देख रहा है, जबकि जेडीयू इसे सिर्फ संगठनात्मक मजबूती बता रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या टीम निशांत सिर्फ चर्चा है या आने वाले समय की हकीकत? क्या नीतीश का अनुभव और निशांत का विजन मिलकर कोई नया राजनीतिक अध्याय लिखने जा रहा है? बिहार की राजनीति में उठ रहे इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे और हमारी पूरी नजर भी इस सियासी हलचल पर बनी रहेगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।